जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे एडीओ 2025 की तैयारी। आज हम करेंगे जिला पंचायत की संरचना के बारे में। अभी तक हमने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत की संरचना के बारे में देखा है। अब हम देखेंगे जिला पंचायत की संरचना। ठीक है। धारा 40-50 तक कंप्लीट करने के बाद हम ना क्या करेंगे कि वैसे धारा जो जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत इन तीनों में कॉमन है, बस उसके विहित प्राधिकारी अलग होते हैं, है ना, और जो बैठक बुलाता है उसके प्राधिकारी अलग होते हैं, पीठासीन अलग होते हैं। बस इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे किसी भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या फिर सरपंच, उप सरपंच के प्रति अविश्वास प्रस्ताव, उनका चयन, इलेक्शन, इस प्रकार की जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है तीनों के लिए। उसको हम अलग वीडियो में करेंगे 30-40 धारा होने के बाद। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज क्लास में हम क्या देखेंगे? जिला पंचायत की संरचना देखेंगे, जिसमें हमको देखना है कि जिला पंचायत का गठन कैसे होता है, उसके क्षेत्र को विभाजन कैसे करते हैं, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होते हैं। आज के वीडियो को हम कुछ अलग प्रकार से बनाएंगे। पहले क्या स्लाइड बन के आता था आपका लिखा वाला, है ना। अब हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि आपको आसान भाषा में लिखकर बताएं, और बताइएगा कि आपको इसी प्रकार से पढ़ना है कि पुराने वीडियो जैसे मैं पढ़ा रहा था वैसा पढ़ना है। हम दोनों प्रकार से रेडी हैं आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट आज का हम टॉपिक डाल लेते हैं। टॉपिक है हमारा जिला पंचायत का गठन। ठीक है, या जिला पंचायत की संरचना। लिख लेते हैं यहाँ पे जिला पंचायत की संरचना, लिख लेता हूं मैं की संरचना। ठीक है, इसको मैं आपको धारावाइज भी बताऊंगा और साथ में कोशिश करूंगा कि आपको बहुत शॉर्ट वे में बता दूं। जैसे हमने पिछले बार जो बताया था वो भी कोई गलत नहीं था, लेकिन अधिनियम में जैसे जैसे लिखा था उसको हमने आपको वैसे बता दिया था। लेकिन सोच रहे हैं कि इस बार आपको अलग तरीके से बताएं ताकि आसानी से आप चीज़ों को याद रखिएगा। तो जिला पंचायत की जो संरचना के बारे में आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, तो देखिए ये आपका धारा 29 से लेकर, ठीक है, धारा 29 से लेकर कहाँ तक का पढ़ना है आपको, तो धारा 29 से लेकर आपको धारा 35 तक का पढ़ना होता है। धारा 35 तक की जो बातें हैं या फिर जो भी तथ्य हैं वो जिला पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम पहले क्या करने वाले हैं, धारा 29 पर चर्चा करेंगे कि धारा 29 क्या चीज़ है ना। और मैं कोशिश किया हूँ कि आपको आसान भाषा में इसको आपको बता दूँ। तो धारा 29 क्या कहता है? धारा जो 29 है हमारे गठन के बारे में बात करता है। गठन मतलब जिला पंचायत के गठन के बारे में बात करता है। अब हम जैसे ही गठन नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि गठन, जिला पंचायत गठन हो रहा है तो जिला पंचायत के गठन में कौन कौन भागी होंगे, कौन कौन सदस्य होगा, कहाँ से आएगा, क्या वो इलेक्शन लड़के आएगा या फिर बिना इलेक्शन का हो जाएगा, या फिर इलेक्शन के बाद यदि कोई आता है तब क्या होगा। ठीक है, तो गठन में देखेंगे कि कौन कौन जो है जिला पंचायत के मेंबर हो सकते हैं। अभी तक आप और हम क्या जानते हैं कि जिला पंचायत का गठन के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य होते हैं, अभी तक हमने यही देखा है ना। लेकिन उनके बाद भी, है ना, उसके बाद भी अलग अलग प्रकार के लोगों का समावेश होता है इस जिला पंचायत में। ठीक है, तो सबसे पहले गठन देखेंगे और गठन में कौन कौन जो है जिला पंचायत की का गठन करते हैं या फिर जिला पंचायत के अंश हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निर्वाचन क्षेत्रों से जो निर्वाचित होकर सदस्य होते हैं। अभी आपने इलेक्शन किया होगा, गठन किया होगा, है ना, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? ये मेन यही है, निर्वाचित क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य, ये पहले प्रकार के सदस्य होंगे। यदि एक जिला पंचायत को, है ना, देखिए जिला पंचायत को मिनिमम 10 और अधिकतम 35 वार्ड में हम विभाजन कर सकते हैं। तो पहला सदस्य कौन हो सकता है या पहले प्रकार का सदस्य कौन हो सकता है? तो निर्वाचित क्षेत्रों से, है ना, 10 से लेकर 35 तक हमने निर्वाचन क्षेत्र बना दिया। उन निर्वाचन क्षेत्रों से जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया, इसको हम प्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं, है ना, प्रत्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? प्रत्यक्ष चुना गया इन लोग को आम जनता के द्वारा। तो ये वैसे सदस्य हैं जिनका चयन जो है प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। अब दूसरे प्रकार में क्या हो सकता है? दूसरे प्रकार में इसी निर्वाचित क्षेत्रों के सदस्यों से मिलकर या फिर इन्हीं निर्वाचित क्षेत्रों के सदस्यों में से कोई एक क्या बन जाएगा? अध्यक्ष बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा? अध्यक्ष। और इन्हीं में से जो एक है वो उपाध्यक्ष बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उपाध्यक्ष बन जाएगा।
ठीक है। इनका इलेक्शन कौन कराता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो इलेक्शन होता है, ये जो निर्वाचित जो सदस्य हैं, जो क्षेत्र से जीत कर आए हैं, यही लोग आपस में मिलकर आपस में चुनाव कर कर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। तो ये दूसरा प्रकार हो गया। पहला प्रकार क्या था, निर्वाचित क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य, अधिक मिनिमम 10 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम 35, 10 से नीचे नहीं होगा और 35 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब तीसरे प्रकार के सदस्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो तीसरे प्रकार के सदस्य हम क्या आ जाएगा, लोकसभा के सदस्य। मैं एलएस लिख दिया, लोकसभा के सदस्य। तो क्या लोकसभा के सभी सदस्य हमारे जिला पंचायत के सदस्य बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा लोकसभा सदस्य है, 545, 552 ऐसा लोकसभा सदस्य होते हैं। तो सभी लोग नहीं होते। वैसा लोकसभा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र, जिसका निर्वाचन है ना, निर्वाचन जो क्षेत्र है, ठीक है, निर्वाचन जो क्षेत्र है उस जिले के भाग में आना चाहिए। ठीक है, उस जिले के भाग में आना चाहिए। कौन जिले के, उस जिले के भाग में आना चाहिए। उस जिले के भाग हो, उस जिले का भाग हो। जैसे कोई भी लोकसभा सदस्य है, यदि वो देखिए कोई भी सदस्य होगा तो कहीं ना कहीं का तो निवासी होगा, किसी जिले का, किसी जनपद का, किसी ग्राम पंचायत का कहीं ना कहीं तो निवासी होगा, या फिर नगरीय क्षेत्र का निवासी होगा। तो उस जिले के निर्वाचित क्षेत्र से होना चाहिए। ठीक है, उस जिले के निर्वाचन मतलब उस जिले का सदस्य होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन यह है कि यदि कोई किसी भी लोकसभा सदस्य का जो निर्वाचन क्षेत्र है पूर्ण रूप से नगरीय नहीं होना चाहिए। आधा नगरीय और आधा ग्राम पंचायत या फिर पंचायत हो सकता है, पूर्ण रूप से। ठीक है, पूर्ण रूप से क्या नहीं होना चाहिए, नगरीय, पूर्ण रूप से नगरीय ना हो। ठीक है, पूर्ण रूप से नगरीय ना। जैसे कोई एक सदस्य है, अब उनका वो जहाँ से क्षेत्र लड़ रहे हैं उसका आधा क्षेत्र आता है ग्राम पंचायत में या फिर ग्रामीण एरिया में, त्रिस्तरीय पंचायती राज में, और कुछ क्षेत्र जो है नगरी में आता है। तो वैसे लोकसभा के सदस्य जो है उस जनपद, उस जिला पंचायत के सदस्य बन सकते हैं। तो इस प्रकार के सदस्य को कहा जाता है पदेन सदस्य। क्या कहा जाता है, पदेन सदस्य के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब तक वो लोकसभा के सदस्य रहेंगे तब तक उस जिले का सदस्य माना जाएगा, जिला पंचायत का सदस्य माना जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन क्या है कि उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है पूर्णतः नगरीय ना हो। और इसमें से जो चौथे प्रकार के जो सदस्य होंगे वो होंगे आपके राज्यसभा से। मैं इसको आरएस लिख दूं, क्या राज्यसभा से होना चाहिए। और राज्यसभा से होने के लिए क्या चीज हमारे पास होना चाहिए, तो यह यदि राज्यसभा का सदस्य जो उस जिले के, कहाँ के, उस जिले के ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में नाम रखता हूं, मतलब वैसा राज्यसभा सदस्य जिनका नाम ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में दर्ज हो, वो लोग वो राज्यसभा का सदस्य, वैसा राज्यसभा का सदस्य जो उस जिले के है, उस जिले के ग्राम पंचायत में उसकी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। तो वैसे लोग क्या बोल सकते हैं, उस जिला पंचायत के सदस्य के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सदस्य के रूप में काम कर सकते हैं। चलिए इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, ऐसा थोड़ा छोटे कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं और कौन सदस्य हो सकता है। तो हमने तो विधानसभा वाले को छोड़ दिया। तो जो विधानसभा का सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र या तो पूर्ण या तो अंशतः नगरीय होना चाहिए, या फिर अंशतः नगरीय, या फिर अंशतः पूर्ण रूप से अगर ग्रामीण हो तो भी चल जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से नगरीय नहीं होना चाहिए। जैसे ये लोकसभा सदस्य में लिखा था ना, जो विधानसभा का ऐसे सदस्य, विधानसभा के ऐसे सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित हुआ हो, ठीक है, जो उस जिले से निर्वाचित हुआ हो, लेकिन पूर्णतः उनका जो क्षेत्र है वो नगरीय नहीं होना चाहिए, नगरीय नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब छठवें प्रकार के जो सदस्य हैं वो है हमारे कौन सदस्य होंगे, जनपद गलत लिख दिया हो क्या, कोई दिक्कत नहीं, इसको ठीक कर लेते हैं। ये कौन सदस्य होंगे, अगले में कौन आ जाएगा हमारा, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायत के क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष। तो उस जिले के जितने भी जनपद पंचायत होंगे, तो जितने जनपद पंचायत होंगे तो उतने अध्यक्ष भी होंगे। तो वो अध्यक्ष जो है उस जिला पंचायत के बॉडी के रूप में कार्य करेगा। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि ये 3, 4, 5, 6 जो इतने होते हैं ना, इतने सदस्य,
ये हमारे पदेन सदस्य कहलाते हैं। मतलब यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो जब तक लोकसभा का सदस्य होगा तभी उस जिले का सदस्य बन सकता है, उस जिला पंचायत का। राज्यसभा के केस में भी हुई है, विधानसभा के केस में भी हुई है और जनपद पंचायत के क्षेत्र में भी हुई है। हाँ, एक पॉइंट ये है, यदि लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के सदस्य यदि किसी कारणों से या फिर वो जिला पंचायत में की अपनी उपस्थिति नहीं देना चाहते, हो सकता है उसको बहुत सारा काम होगा तो किसी भी बैठक में वो लोग नहीं आना चाहते हैं, तब क्या होगा, वो अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन तीनों के जो लोग हैं अपना प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति को जिला पंचायत की कार्यवाही में भेज सकता है। पर एक कारण, एक रीज़न ये है, मतलब एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो भी प्रतिनिधि जाएगा, ठीक है, जो प्रतिनिधि जाएगा वो मतदान में भाग नहीं लेगा। मतलब कोई लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य किसी कोई प्रतिनिधि गया है, ठीक है, उसका कोई प्रतिनिधि गया है, वो बैठक में भाग तो लेगा, ठीक है, लेकिन मत नहीं देगा, ठीक है, खाना खाएगा, सब करेगा, लेकिन जब वोटिंग की बारी आएगी तो वो वोट करने का उनका अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वो प्रतिनिधि है, ठीक है, वो प्रतिनिधि, इसलिए उनका वोट करने का अधिकार नहीं होगा। अब क्या बच जाता है, देखिए, अब अगला टारगेट हमारा ये रहता है कि जैसे ही इलेक्शन हो जाए सदस्यों का तो हमको चुनना रहता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। क्या चुनना रहता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनना रहता है, ये हमारा अगला टारगेट होता है। लेकिन यदि हम ये मान कर चले हैं कि यदि हमारे पास जिला सदस्य की संख्या 10 से 35 हो सकती है, यदि किन्हीं कारणों से मान लेते हैं कोई जिला पंचायत है उसका अधिकतम 35 सदस्य हैं, यदि एक कंडीशन हो सकता है कि यदि सदस्य का निर्वाचन नहीं हुआ, मतलब यदि मान लेते हैं क्षेत्र क्रमांक जो 10 है यहाँ से कोई व्यक्ति चुन कर नहीं आए, कोई भी रीज़न हो सकता है, या फिर उनको वोट नहीं मिला होगा, या फिर वो इलेक्शन में नहीं खड़े होंगे, या हो सकता है मतदान स्थगित हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है। तब की स्थिति में क्या होगा, यदि इस सदस्य जो 10 नंबर निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा है यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, तब क्या करेंगे, 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर, ठीक है, 6 माह के भीतर पुनः क्या कराया जाएगा, चुनाव कराया जाएगा, पुनः चुनाव कराया जाएगा। क्या सीखा हमने, यदि कोई भी सदस्य या फिर किसी भी क्षेत्र के सदस्य का निर्वाचन किन्हीं कारणों से नहीं होता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाता है। फिर भी चुनाव नहीं होगा तो जब तक चुनाव आयोग नहीं चाहेगा तब तक चुनाव नहीं होगा। ये पहला कंडीशन हो गया। लेकिन दूसरा कंडीशन ये है, यदि ये 10 नंबर के कोई सदस्य का निर्वाचन नहीं हुआ है, इस कारण हम अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष के निर्वाचन का कार्य नहीं रोका जाएगा, यहाँ लिख दो, क्या, नहीं रोका जाएगा। क्या कहा मैंने, देखिए हमने बताया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो इलेक्शन है वो आपस में जितने लोग चुने होते हैं ना, उन्हीं में से किसी एक को अध्यक्ष चुना जाता है और एक को उपाध्यक्ष। लेकिन दूसरा कंडीशन हमारे पास ये जाता है, मान लेते हैं कि 25 तक का निर्वाचन क्षेत्र, सब 35 तक का, उसमें से 1 या 2 वार्ड का इलेक्शन नहीं हो पाया, मतलब वो पद अभी भी खाली है, वो क्षेत्र। तो उस स्थिति में भी हम ये नहीं कहेंगे कि भाई कि कोई भी जो सीट है 10 नंबर है, 12 नंबर, वहाँ भी इलेक्शन हुआ नहीं है तो हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यदि उस क्षेत्र से निर्वाचन नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भर लिया जाएगा। लेकिन यदि निर्वाचन नहीं हुआ है, ऐसा करके हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष के जो निर्वाचन का कार्य है उसको हम बाधित नहीं करेंगे, ठीक है, उसको बाधित नहीं करेंगे। तो ये इतना लिखा है धारा नंबर कितना, 29 में, ठीक है, धारा नंबर 29 में इतना ही फिलहाल लिखा है, धारा नंबर 29 में इतना फिलहाल आज लिखा हुआ है। इसको मैं छोटे कर दूं, क्या बड़ा हो गया है, चलिए ये लीजिए, ये दिया। तो हमने क्या सीखा, जिला पंचायत की संरचना देख लिया, धारा 29 से 35 तक पूरे जिला पंचायत के बारे में बात की गई है। धारा 29 कहता है कि जिला पंचायत का गठन होगा, कौन कौन होंगे, तो निर्वाचित क्षेत्र से जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो लोग होंगे, ठीक है। अगली बार उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, जो जिनका जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, यहाँ पे लिखा नहीं क्या मैं, इनका जो इलेक्शन है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वो अप्रत्यक्ष, मतलब चुने हुए जो लोग हैं, जो सदस्य हैं वही लोग इनका चुनाव करते हैं, इसलिए इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। बाकी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य भी वहाँ के सदस्य माने जाते हैं।
ठीक है, चलिए हम अब अगले टारगेट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा धारा नंबर 30। क्या है? धारा नंबर 30। यहाँ पे लिखता हूं मैं धारा नंबर 30, धारा क्रमांक 30। तो धारा क्रमांक 30 क्या हो सकता है? जिले को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना। जिले को निर्वाचन क्षेत्र में बांटना। ठीक है, धारा 30 क्या कहता है? जिलों को निर्वाचन क्षेत्र में बांटना। अभी हमने से दिखाया कि कितने क्षेत्रों में बांट सकते हैं, तो हम उसको मिनिमम 10 और अधिकतम 35 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। अब सबसे पहले बात ये देखते हैं कि ऐसा बनाया क्यों गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपको बैठ सकता है कि एक जिला सदस्य के पीछे कितने लोग होते हैं, या फिर एक जिला सदस्य कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो एज पर रूल जो अधिनियम में लिखा है, एक सदस्य, कौन सा सदस्य? जिला पंचायत का जो एक सदस्य है, ठीक है, जो एक सदस्य है वो 50,000, ठीक है, कितना? 50,000। 50,000 को मैं के लिख दूं क्या? 15 के, है ना। तो 50,000 लोगों पर एक सदस्य दिया जाता है। ठीक है, 50,000 लोगों पर एक सदस्य दिया जाता है, 50,000 लोगों पर। लेकिन आगे ये भी अधिनियम में कहा गया है, मान लेते हैं किसी जिला पंचायत का जो जनसंख्या है मिनिमम कितना हो गया? 50 लाख हो गया। 50 लाख बोल दो जी, कितना है? 5 लाख है। 5 लाख है, 50 नहीं है, 5 लाख है। ठीक है, एक कंडीशन ये है, मान लेते हैं उस जिले का जो जनसंख्या है वो कितना है? 5 लाख है। तो 5 लाख के हिसाब से तो हमको कितना सीट बनाना पड़ जाएगा? तो हम 50,000 से डिवाइड नहीं करेंगे। यदि मिनिमम 5 लाख है तो मिनिमम हमको 10 सीट देना पड़ेगा, मतलब 10 सीट या फिर 10 निर्वाचन क्षेत्र में बांटना पड़ेगा। पहली बात आपने क्या सीखा? धारा 30 क्या कहता है? जिले को निर्वाचन क्षेत्र में बांटना है, जो 10 से 35 तक हो सकता है, और एक सदस्य के पीछे या फिर एक सदस्य जो है 50,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, 50,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन किसी भी शर्त में यदि किसी जिले की जो जनसंख्या रेट है या फिर जो जनसंख्या की जो भीड़ है यदि 5 लाख से कम है तो भी आपको कम से कम 10 सीट तो बना के देना ही होगा। 10 से कम नहीं होगा, 10 से अधिक हो जाएगा, लेकिन 10 से कम नहीं होगा। और ये कितने सीट तक हो सकता है? तो ये 35 सीट तक जा सकता है। प्रश्न आता है कि जिला पंचायत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो मिनिमम 10 और अधिकतम 35 क्षेत्र में बांटा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि मान लेते हैं एक जिला को 35 क्षेत्र में बांटा गया। ठीक है, अब यहाँ आपके मन में आ जाएगा कि आरक्षण क्या होगा। अब इस 35 में से कितना एसटी होंगे, कितना ओबीसी होंगे, कितना एससी होंगे, ये आपके दिमाग में अब आना चाहिए। तो यहाँ से एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण देखा जाएगा। ठीक है, आरक्षण के बाद अब करेंगे तो हमारे जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें एसटी एससी के सिवाय किसी को भी आरक्षण नहीं दिया गया है, अन्य जाति को। लेकिन छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम में ओबीसी को भी एक लिमिटेड या फिर शर्त सहित, ठीक है, ओबीसी को कैसे दिया गया है? शर्त सहित आरक्षण मिलता है। ठीक है, शर्त सहित आरक्षण मिलता है। जबकि एसटी और एससी को जितना उसका निवासरत है ना जनसंख्या, उसके हिसाब से उनको दिया जाता है। मान लेते हैं यदि हमको इस 25 क्षेत्रों में से 25 सदस्य चुनकर आने हैं तो उसी 25 क्षेत्रों को कितने को एससी दिया जाएगा, कितने को एसटी दिया जाएगा, कैसे पता चलेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जिले के कुल जनसंख्या में एससी का प्रतिशत क्या है, ठीक है, एसटी का प्रतिशत क्या है, ये हमको निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं एससी का प्रतिशत कितना है, मान लेते हैं एससी का प्रतिशत 30% है, ठीक है, उस जिले में। और जो एसटी का जो प्रतिशत है वो हम मान लेते हैं 10% है। ठीक है, 10% हो गया। अब क्या होगा, है ना, मान लेते हैं, मतलब ये हमको वास्तविक में मानना नहीं है, ये वो डाटा रहता है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, गवर्नमेंट के पास डाटा रहती है। ठीक है, तो यदि एससी उस जिले में एससी 30% निवासरत करती है और एसटी 10%, तो जितना भी टोटल सीट हमको देना है उसमें से 30% हमको एससी को देना है
और 10% एसटी को दे देना है। टोटल 35 सीट है, 35 का 30% एससी को दे दीजिए और 35 का 10% एसटी को दे दीजिए। ऐसा निकाला जाता है ना। अब रही बात आती है ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए अभी जो नया कानून अपडेट हुआ है उसके हिसाब से क्या कहा जाता है, यदि एससी और एसटी मिलाकर 50% नहीं होता है, ठीक है, तब की स्थिति में जितना सीट कम पड़ रहा है उतना सीट हम किसको दे देंगे, ओबीसी को दे देंगे, है ना। अब इसको हम कुछ गणितीय कैलकुलेशन करके देख लेते हैं ताकि आसानी से आपको भी समझ में आ जाए। गणितीय कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास कितना सीट था, टोटल हमने कितना निर्वाचन क्षेत्र में बांटा था, 35 निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया था। तो उस 35 का 30% कितना होता है, ठीक है, 35 का 30% हमको यहाँ दिख रहा है 10.5, राउंड फिगर में लेंगे तो 11 सीट हमको एससी को देना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि हम क्योंकि एसटी हमारे पास 10% है तो 10% के हिसाब से ये हो जाएगा आपका 3.5, राउंड फिगर लेंगे तो 4 सीट, प्रतिशत नहीं लगाना है ना, 4 सीट है, ये 11 सीट एससी को देना है और 4 सीट एसटी को देना है। दोनों मिला के कितने सीट हो रहे हैं, तो दोनों मिला के ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 11 और 4 हो जाएगा 15। तो जो 15 सीट है, ठीक है, वो टोटल रिजर्व हो गया। अब कंडीशन ये कहता है कि टोटल 50% आरक्षण होना चाहिए, है ना। लेकिन देखिए 35 है, 35 का आधा कितना होना चाहिए, 18 दूनी 36 होता है ना, तो 18 सीट मान के चलते हैं, ठीक है। तो 18 सीट हमारा रिजर्व होना ही चाहिए, क्योंकि 15 सीट रिजर्व हो चुका है। तो ओबीसी को कितना मिलेगा, हमको आधा करना है, कितना, 18 सीट करना है। तो 15 में क्या जोड़े, जो 18 हो जाएगा, 5 3 8, तो 3 सीट जो है आपको ओबीसी को देना होगा। पहले जो नियम था कि ओबीसी को 25% दिया जाता था टोटल का, अब वैसा नहीं है ना। इसको ना राउंड ऑफ कर दिया है। यदि एसटी एससी मिला के 50% सीट नहीं भर रहा है तो उसको अधिकतम 50% करते हुए ओबीसी को आपको सीट अलॉट करना होगा, ठीक है। ये एग्जाम में अभी तक तो डीप में पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको जानना जरूरी हो सकता है पूछ देगा तो कैसे करोगे, ठीक है। अब इसमें अगला पड़ाव ये आता है, अगला पड़ाव क्या कहता है, जितना भी सीट है चाहे एससी का हो या एसटी का हो, उसमें से आधा महिला को देना है, मतलब 1/2 जो है वो महिला के लिए आरक्षित होता है। तो एसटी में क्या था, 15 सीट था, है ना। तो 15 का आधा 7.5 होता है तो उसको 8 ले लीजिए, 3 का आधा 1.5 होता है तो उसको 2 ले लीजिए, तो 8 सीट एससी महिला हो जाएगा और 2 सीट एससी ओबीसी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी मैं 15 ले लिया था क्या, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मतलब टोटल किया था उसको, तो वो टोटल नहीं था, यहाँ पे हटाइए, ठीक है। यहाँ पे एससी को 11 सीट मिला था, 11 का आधा करेंगे तो 5.5 करेंगे तो ये 6 सीट, तो एससी महिला को 6 सीट, उसी प्रकार 2 का 4 का था 2, तो एसटी महिला को 2 सीट चला जाएगा। उसके बाद 3 ओबीसी को दिया गया है तो 2 सीट ओबीसी को दे दिया जाएगा, ठीक है, महिला को, क्योंकि 1/2 महिला के लिए आरक्षित हुआ है। अगला कंडीशन ये कह सकता है कि टोटल जो 35 का आधा महिला के पास जाना चाहिए। 35 का आधा कितना होता है, 17.5, 17.5 को हम मान के चलते हैं 18, तो जो 18 सीट है वो महिला के लिए आरक्षित होना चाहिए, जिसमें एसटी एससी भी शामिल है। तो यहाँ फिलहाल कितने हो गए, 6 2 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, तो 10 सीट तो यहाँ पे महिला के लिए निकल गया, बचा 8 सीट, तो 8 सीट आपको जो जनरल कैटेगरी में जो जाने वाला है सीट, वहाँ से 8 सीट आपको महिला को देना होगा। तो जो 1/2 महिला के लिए आरक्षण है ना, वो 2 केस में लिखा गया है, एसटी एससी के साथ भी, मतलब जितना सीट आप एसटी एससी को दे रहे हैं उसका आधा आपको महिला को देना है, और पूरे सीट का कि जितने भी निर्वाचन लड़ रहे हैं उसके आधा भी महिला के पास जाना चाहिए। तो इस प्रकार की चर्चा होती है इसमें, ठीक है। दूसरी बात, हाँ, अब प्रश्न में ये आएगा कि इसको निकालता कौन है, कौन करता है इसको सीटों में बांटना, मतलब कौन जो है ये 10 से 35 सीट को बांट सकता है, तो ये आपके हो जाएंगे माननीय कलेक्टर साहब, जो जिले के जो कलेक्टर होते हैं ना, वही इस निर्वाचन क्षेत्र को बांटने का काम करते हैं, लॉट निकाल कर, या फिर इसको चक्रानुक्रम का भी नाम दिया गया है, ठीक है। ये हो गया, तो हमने क्या बोला, धारा 30 भी पढ़ लिया। अब देखते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष का नियुक्ति कैसे होता है, ठीक है। अभी तक हमने सदस्य की नियुक्ति देख लिया, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को किस प्रकार से चुना जाता है इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आपका आ जाता है धारा 32 में, क्या आ जाएगा, धारा 21 को काट दिया गया है ना, उसको विलोपित कर दिया गया है। धारा 32 क्या कहता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन, ये हो जाएगा अध्यक्ष और
उपाध्यक्ष का चुनाव या फिर निर्वाचन। अभी मैंने बताया है कि जितने भी सदस्य चुनकर आए हैं उन्हीं में से किसी एक को हम क्या करते हैं, अध्यक्ष बना देंगे और किसी एक को उपाध्यक्ष बना लेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर भी नियम कानून है कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए भी एक नियम है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो कलेक्टर महोदय, क्वेश्चन आता है भाई, जो कलेक्टर महोदय है सदस्यों का एक बैठक बुलाएगा, सदस्यों को जीतने के बाद एक बैठक बुलाएगा। क्या बुलाएगा? बैठक बुलाएगा, और उसी बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, कलेक्टर द्वारा बैठक बुलाया जाएगा। ठीक है, किसके लिए? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए। ठीक है, अब देखिए किसी जिले में एसटी महिला, एससी पुरुष या फिर आरक्षित आता है, इसमें भी देखा जाएगा कि किस प्रकार से एसटी एससी हो सकता है। तो अध्यक्ष के लिए आरक्षण भी होता है, आरक्षण भी है अध्यक्षों के लिए। ठीक है, तो ये आरक्षण किसके बेस में होगा? पूरे राज्य की जनसंख्या को देखा जाएगा, पूरे राज्य की जनसंख्या को देखा जाएगा। उस जनसंख्या में कितना प्रतिशत आपका एससी निवासरत करता है और कितना प्रतिशत आपका एसटी निवासरत करता है। सेम अभी हमने जो देखा था वही है, बस अंतर ये है कि उसमें क्या हम जिले की जनसंख्या को देखते थे वार्ड के लिए, मतलब निर्वाचन क्षेत्र के लिए, लेकिन अब जब भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात आती है, ठीक है, जब भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात आती है तो क्या होगा, इसमें एसटी एससी का जो अनुपात है वो पूरे जिले में देखा जाएगा, फिर पूरे राज्य में। यदि पूरे राज्य में 30% एससी है, मान लेते हैं, है ना, 30% एससी है और 10% एसटी है, तो राज्य में जितने जिला पंचायत होंगे, अभी हमारे पास कितने जिला पंचायत है? 33 जिला पंचायत है। तो इस 33 का जो 30% है, ठीक है, वो एससी के पास चला जाएगा, और उसी 33 का जो 10% सीट है वो एसटी के पास चला जाएगा। बाकी सब नियम कानून सेम है, अगर बराबर नहीं होगा तो फिर से ओबीसी को देना पड़ेगा शेष, और महिला पुरुष ये सब सेम है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा, यहाँ जो मैंने आपको बताया है ना, यहाँ पे वो सब सेम है, महिला पुरुष के लिए, ओबीसी के लिए, ये सब सेम है। बस इतना जान लीजिए कि जब हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष का आरक्षण करते हैं तो पूरे राज्य की जनसंख्या को कंसिडर करते हुए करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गया। अब आता है उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा। क्या इसके लिए आरक्षण की बात कही गई है? तो उपाध्यक्ष के लिए आरक्षण नहीं है। किसके लिए नहीं है? उपाध्यक्ष के लिए नहीं है। बस ये कहा गया है यदि उस जिले का जो अध्यक्ष है वो एसटी एससी ओबीसी से चुनकर नहीं आता है, तब जो उपाध्यक्ष है वो एसटी एससी ओबीसी का होना चाहिए। इनकेस यदि अध्यक्ष एसटी एससी ओबीसी से आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, उपाध्यक्ष आप चाहे जनरल से लो, एससी से लो या फिर एसटी से लो। लेकिन यदि आरक्षण यदि अध्यक्ष का नहीं हुआ है, हो सकता है महिला मुक्त या फिर जनरल आ गया, है ना, जनरल सीट यदि आरक्षण आ गया किसी जिले के अध्यक्ष के लिए, तो उपाध्यक्ष पक्का एसटी एससी ओबीसी का ही होगा। ठीक है, तो आरक्षण उपाध्यक्ष के लिए नहीं है। बस एक लाइन में कहा गया है कि यदि अध्यक्ष का जो है चुनाव जो है किसी एसटी एससी से नहीं होता है तब की स्थिति में, है ना। अब दूसरी बात, ये निकालता कौन है, मतलब अध्यक्ष का जो भी लॉट है या फिर आरक्षण निकालता कौन है? तो ये निकालता है संचालक पंचायत के द्वारा। क्वेश्चन आ सकता है, पूरे राज्य में जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो जिला पंचायत के हैं, ये केवल अध्यक्ष, है ना, जो अध्यक्ष का जो निर्वाचन है या फिर जो अध्यक्ष का जो आरक्षण है वो किसके द्वारा निकाला जाता है, या फिर ये कह सकता है कि पूरा राज्य को जिलों में बांटने का अधिकार किसके पास है, तो उसको भी आपको संचालक पंचायत ही लेना है। ठीक है, अध्यक्ष के आरक्षण का और राज्य को जिला क्षेत्र में बांटने का अधिकार किसके पास है, या फिर उसका वित्ताधिकारी कौन है? संचालक पंचायत। क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से लगाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से लगाइएगा। तो ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया। अब ये देखिए कि इनका जो कार्यकाल है, ठीक है, वो कैसे समाप्त हो सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि इसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है, तो हम यहाँ देखते हैं कि कैसे इनका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो सकता है। ये लोग जीत कर तो आ गए, लेकिन क्या होता है यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ये दोनों की बात कर रहा हूं मैं, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष विधानसभा का सदस्य बन गया, लोकसभा का सदस्य बन गया, राज्यसभा का सदस्य बन गया, या किसी भी सहकारी सोसाइटी का अध्यक्ष, है ना,
का या तो प्रेसिडेंट बन गया या वाइस प्रेसिडेंट, या फिर है ना वाइस प्रेसिडेंट बन गया, वीपी लिखा हूँ मतलब प्रेसिडेंट बन गया या वाइस प्रेसिडेंट बन गया, तब की स्थिति में जिस दिन से वो किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनेगा, राज्यसभा का सदस्य बनेगा, लोकसभा का सदस्य बनेगा, या फिर उस विधानसभा का सदस्य बन गया उस राज्य का, उस स्थिति में उस कार्य का उस समय से वो अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर नहीं रहेगा। ठीक है, वो क्या होगा, अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर नहीं रहेगा, केवल सामान्य सदस्य हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, अपने पद से उनको हटा दिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं धारा 33, लास्ट धारा है आज का, फिर अगले बार नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धारा कौन सा है, धारा यहाँ पे है हमारा 33। धारा 33 क्या कहता है, नामों का प्रकाशन, ठीक है, कलेक्टर द्वारा जो है नामों का प्रकाशन होगा, नामों का प्रकाशन में क्या हो गया, हमने सदस्य चुन के ला लिया प्रत्यक्ष निर्वाचन से, ठीक है, और दूसरा अध्यक्ष भी आ गया और उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति हो गई अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो कौन अध्यक्ष बना, उसका एड्रेस क्या है, कौन उपाध्यक्ष बना, कौन सदस्य है, इनका एक सूची प्रकाशन होता है, किसके द्वारा, कलेक्टर के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि नामों का प्रकाशन जिला पंचायत केस में कौन करता है, तो कलेक्टर करता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आ गई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।